नाज़िर, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़िर, आजकल हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बजट डिस्कस किया जा रहा है, वो फेडरल हो या पंजाब का हो, क्योंकि बराह रास्त आवाम की ज़िंदगी, आवाम के टैक्सेस, आवाम की इनकम और अखराजात और गुजर बसर इसी बहस के बाद, इसी स्पीच के बाद जो है वो अगले पूरे साल के लिए डिसाइड किया जाता है। वो एक अलग बहस है कि बीच में मिनी बजट्स आते हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, कहीं का फ़ंड कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तो नंबर्स का जो फिगर्स का एक पूरा जाल है, उसके अंदर हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन उसको आसान अल्फाज में आवाम को समझाने के लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बजट एक आम आदमी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने वाला है, किस तरह से उसके नेगेटिव असरात होंगे और किस तरह से पॉजिटिव असरात कौन से हैं, क्या हैं, ये सब कुछ। हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद हैं मियाँ इमरान साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मियाँ साहब, अभी फेडरल बजट आया और आप जैसा कि जानते हैं कि फेडरल बजट के बाद एक हर शख्स की ज़िंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, वो टैक्सेस की मद में हो, वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की मद में हो। फिर उसके बाद प्रोविंशियल पंजाब का बजट आया। कैसा देख रहे हैं आप ओवरऑल बजट को? ये जो हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं कि अवाम दोस्त बजट, ये एक्चुअली अवाम दोस्त था या नहीं था? देखिए, बजट जो पेश हुआ है उसको हुकूमत ने, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, दोनों का क्लेम है कि ये अवाम दोस्त बजट है। मैं भी समझता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन इस दोस्ती को समझने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उसके लिए कि आपको एक महंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो आपको ये समझाए कि ये किस तरह से अवाम दोस्त है। क्योंकि आम आदमी की समझ में तो ये नहीं आ रहा कि किस तरह से अवाम दोस्त है। मिसाल के तौर पर आपने वफाक का अगर आप देखें तो 18,000 के करीब का उन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बजट पेश किया है तो उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर इन्होंने क्लेम किया है कि हमने आपको 50 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने जो 7%, 3%, 4% रिलीफ दिया है तो तनख्वाहदार तबके को, क्या फ्यूल प्राइसेस भी उसी रेट से बढ़ेंगे? फ्यूल प्राइसेस तो आपने बढ़ाई 68 to 70%, और तनख्वाहदार तबके को जो आपने रिलीफ दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने 7% या 3% या 4% रिलीफ दिया है, और उसमें भी उस तनख्वाहदार तबके को आपने ज़्यादा रिलीफ दिया है जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, जो 40 लाख 45 लाख तक सैलरीज ले रहे हैं। असल में होना ये चाहिए था, सुपर टैक्स खत्म हो गया, उनके बाकी और भी मद में उनके जो है, हाँ जी, उनकी सुपर टैक्स तो इन्होंने इंडिविजुअल्स पे और कंपनीज दोनों पे ख़त्म किया है। लेकिन आम आदमी देखिए, जो मिडिल क्लास इनकम होती है, मिडिल क्लास तबका होता है किसी भी मुल्क में, वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी क्या चीज़ है, वो इकोनॉमी की तरक्की को और इकोनॉमी के डाउनफॉल को डिफाइन करता है। अब जो शख्स, आपने 6 लाख रुपए की लिमिट रखी है कि 6 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होगा, और ये इतनी कम इनकम है कि इसमें हर शख्स फॉल कर जाता है। इसको अगर आप बढ़ा के 12 लाख कर देते हैं तो मेरे ख्याल से ये आम आदमी के लिए एक रिलीफ होता है कि जो शख्स महीने का लाख सवा लाख रुपया कमा रहा है उसको एक टैक्स रिलीफ मिलता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इमरान साहब, सबसे कम टैक्स है, कोई लाख सवा लाख अगर कमा रहा है तो टैक्स कम है, रेशो बहुत कम है, बाकी बेशक बहुत कम है। लेकिन आप ये देखें कि जब आप लाख सवा लाख कमा रहे हो और आपके महीने के एंड पर बजट डेफिसिट घर का चल रहा हो तो उस वक्त 2,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं जब आपको किसी से उधार लेने पड़ते हैं। तो आम आदमी को अगर आपने रिलीफ देना है तो फिर आम आदमी को आपने रियल रिलीफ दें जो कि उसकी रियल लाइफ पे इफ़ेक्ट करे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इस साल जो फिक्स्ड इनकम टैक्स है उसके ज़रिए हम ताजरों को टैक्स नेट में ला रहे हैं और हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे, और ताकि हम उन लोगों पर टैक्स कम करें जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो एक हुकूमत के से एतराज़ उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि आप जो लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं, जो फाइलर हैं उन्हीं से आप, इन्होंने कहा कि हम जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे टैक्स लेंगे, और उनके लिए आपने फिक्स टैक्स पॉलिसी निकाल दी। मैं समझता हूँ कि ये भी आवाम की आंख में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। देखिए, आपने उस पॉलिसी के अंदर ये दिया है कि अगर आप सालाना 20 करोड़ रुपया कमाते हैं तो उस पर आप 1% टैक्स या फिर आप 20,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया रिटर्न के साथ जमा करवाएंगे। 25,000 रुपया आप टैक्स रिटर्न के साथ जमा करवाएंगे। अब आप देखिए, यानी कि अगर आपने 25,000 रुपया टैक्स रिटर्न के साथ जमा करवा दिया तो जो डिक्लेरेशन है कि आपकी सेल्स कितनी है उसका कोई निज़ाम ही नहीं है। एक दुकानदार से आप कैसे पता करेंगे कि ये डिक्लेरेशन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और इसी फिक्स टैक्स के अंदर आपने ऑडिट की शर्त भी नहीं रखी, और आप कोई एफबीआर का कोई इंडिविजुअल आपकी दुकान में दाखिल भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप 20 करोड़ रुपए की सेल है आपकी, उसके ऊपर आपने सिर्फ 25,000 रुपए टैक्स देना है और आप बरी ज़िम्मा है, और तनख्वाहदार तबका अगर इतने पैसे कमाता है तो शो करना पड़ेगा ना। 1% है, और 1% से मुराद ये है कि 25,000 से कम नहीं हो सकता, इससे ऊपर ही होगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने अगर 20 करोड़ की सेल की है तो आप
25,000 रुपया देके जान छुड़ा लेंगे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि फिर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप शो ही उतनी कराएंगे जिसका कम से कम 25,000 हुकूमत ये बताया कि उनके पास चेक करने का मैकेनिज्म क्या है कि इस दुकान ने 20 करोड़ की सेल की है, 20 लाख की सेल की है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, और वो भी बना भी नहीं रहे। आपको याद है शबर जैदी ने कानून पास किया था, उसने कहा था कि यार अगर आपकी 50,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है ना, उसके साथ आप आईडी कार्ड की हमें साथ लगा कर दें। तो ये पूरी ताजिर बरादरी ने एहतजाज कर दिया था, क्योंकि ये जो आपके दुकानदार हैं, इनके जो रेवेन्यूज़ हैं, इनके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, नून लीग सपोर्ट करती है ताजिर बरादरी को, दुकानदारों को, और हमेशा इनके हाथों ब्लैकमेल होती है। इस दफ़ा थोड़ा सा इन्होंने IMF के प्रेशर में आके उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको टैक्स नेट में आप लेकर नहीं आए, आपने उनको टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी है कि 25,000 दें और आपकी जान खत्म। लेकिन देखिए, कुछ होने से कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है ना, कि एक तरह से वो टैक्स नेट के अंदर इंक्लूड तो होंगी। अगले साल की पॉलिसी क्या होती है वो फिर अगला साल देखेंगे, क्योंकि यूजुअली ये कहा जाता है कि तसलसल नहीं है, पॉलिसीज में तसलसल नहीं है। ये तो अभी 1 साल में अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, हो सकता है पहले साल आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आहिस्ता 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 आप उनको उसी ब्रैकेट में ले आए, उसी टैक्स नेट की तरह ले आए। अब आप 25,000 रुपये पे एतराज़ उठा रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि वो ताजिर जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, वो भी तो ज़ीरो पे फाइल कर देते हैं रिटर्न। एक अकाउंटेंट हायर कर लिया या एक लॉयर जो है वो हायर कर लिया, जो आपके पूरे खाते को देखेगा, और आप नील रख के फाइल कर दो उसका। ये आपने मेरे वाले पॉइंट की बात की, मैंने आपसे एक पॉइंट रेज किया कि डिक्लेरेशन जो दे रहा है ताजिर या दुकानदार, उसको वेरीफाई करने का मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म तो पाकिस्तान में है जो फाइलर है वो भी तो नील रख के रिटर्न फाइल कर देता है। लेकिन तो ये एक मैकेनिज्म है जो ओवरऑल चेंज होने की जरूरत है। मैं इसी पर काम करने की जरूरत है ना। अगर आप इस तरह की तशहीदी मुहिम टाइप पॉलिसी लेकर आएंगे, ये 25,000 की जो टैक्स पॉलिसी है, ये एक तशहीदी मुहिम टाइप है ना। आप रियल कॉस्ट पर तो काम ही नहीं कर रहे। रियल कॉस्ट क्या है? रियल कॉस्ट क्या है? डिक्लेरेशन को वेरीफाई करने का निज़ाम है। जब तक आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, तब तक ट्रांजेक्शन आपकी कंप्यूटराइज नहीं होंगी, डिजिटल पे आप नहीं आएंगे, तब तक आप इस सिस्टम को वेरीफाई नहीं कर सकते। आपको पता है चाइना के अंदर 79% ट्रांजैक्शंस डिजिटल होती हैं। इवन कि अगर आपने दूध चीनी लेनी है तो वो टूल टैक्स पे करना है, वो सब का सब डिजिटल है। आपने अपने कार्ड से पे करना है या मोबाइल से पे करना है। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि टैक्स चोरी हो सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि टैक्स चोरी का वहाँ पे इम्कानात ही उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान में जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को डिजिटलाइज करें, डिजिटलाइज करेंगे तो ये सब जो आप तशहीदी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही इकोनॉमी डिजिटलाइज होगी, कोई शख्स छुपा ही नहीं सकेगा। और FBR के पास ऑटोमेटिकली, FBR का काफ़ी हद तक सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन उस डिजिटलाइज सिस्टम से अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। ठीक है। और चेयरमैन FBR जो हैं वो बहुत बड़े दावे करते हैं। मैं समझता हूँ उनको इस पॉलिसी पे ऊपर काम करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना चाहिए। एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन इमरान साहब, मुझे लगता है कि वो अभी बड़ा दूर का मामला है। उतने डेवलप हम अभी नहीं हुए हैं। हम तो अभी भी डिजिटल तरीके से भी अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो हमारे पास इतने मोड्स हैं जिसमें आपको आपकी डिक्लेरेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्राइवेट नंबर के ऊपर एक माइक्रो बैंक का अकाउंट बना लिया और आप उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करी जा रहे हैं। हर चीज़ तो बैंक के थ्रू नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत चीज़ें सोचने की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट की वेल होने की भी ज़रूरत है। फिलहाल तो हम सर्वाइवल मोड में हैं। मुझे ऐसा लगता है सर्वाइवल मोड में तो हम पिछले 75-76 साल से हैं। तो बस फिर वही मोड चली जा रहा है। जो आपका पॉइंट है कि गवर्नमेंट की विल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आप कह रही हैं कि एक माइक्रो बैंक के अकाउंट ओपन करवा लिया, एक गैस के जो भी आपने ओपन करवा लिया, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन उसको ये परमिशन किसने दी है? उसकी परमिशन गवर्नमेंट दे रही है। अगर FBR उससे रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहे, परमिशन देने से मुराद है सिस्टम नहीं है, तो फिर आपके पास जो मोड्स अवेलेबल हैं आप उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फिक्स टैक्स के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे अगर हम आगे बढ़ें, जो मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की मद में फ़ंड्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं कि जी हम हेल्थ के लिए इतना रखेंगे, एजुकेशन के लिए इतना रखेंगे, फ़लाँ डिपार्टमेंट के लिए इतना रखेंगे। मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगी और 1 बाय 1 उसकी तरह डायसेक्शन करते हैं कि अगर हेल्थ के लिए इतना रखा है तो कौन सी चीज़ किसके लिए जाएगी, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। आगे बढ़ाएंगे। अब मैं ज़रा पंजाब के बजट पे भी आना चाहूँगी। बीच में जो हमें पॉइंट्स लगेंगे हम फेडरल बजट की तरफ भी चले जाएंगे। पंजाब का बजट जो कल अनाउंस हुआ, डेवलपमेंट में ठीक ठाक कमी आई। जो उन्होंने
एनएफसी की मद में फेडरल को जो है वो करनी है। 570 अरब रुपए की डस्ट पड़ी है डेवलपमेंट के बजट में। अब मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वो जो गैप है क्या ये आवाम से पूरा किया जाएगा? बजट में तो आपने कम अनाउंस कर दिया, आपने 700 कुछ अरब रुपए रखे हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहीं पर आपने बहुत सी चीज़ों में इजाफा कर दिया। जैसे आपने ट्रैफिक चालान के टारगेट्स, उनका जो हदफ है साल का, वो बढ़ा दिया। आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन में आपने पीआरए के हदफ में इजाफा कर दिया। मतलब एक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसने पिछले साल का हदफ पूरा किया। एक जनरल सी बात है कि आप उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर अगले साल उसको और हदफ देते हैं। वो और हदफ उसने अपनी जेब से तो पूरा करना नहीं है, उसने आवाम से पूरा करना है। चालान मेरे और आपके होने हैं, वो चाहे सेफ सिटी के चालान कैमरास की मद में हो रहे हों या वार्डन्स कर रहे हों। तो ये पूरे का पूरा मामला जो है वो हमारी पॉकेट्स में से, आवाम की जेब में से ही पूरा होना है। देखिए, अल्टीमेट जो पंजाब का बजट है ना, उसको अगर हम देखें तो पिछले साल से 10% इंक्रीज़ किया उन्होंने बजट को। अच्छा, जब बजट इंक्रीज़ होता है तो ये सोचा जाता है कि शायद आवाम के लिए उसमें कुछ रखा गया, लेकिन हकीकत में जब हम बजट को देखते हैं तो उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया होता। उसमें टैक्स टारगेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि आवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट बजट को इन्होंने कम किया है, एनएफसी की वजह से उन्होंने एक शेयर वफाक को दे दिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए था, इसकी ज़रूरत थी काफ़ी सालों से। लेकिन सवाल ये है कि अब हुकूमत जो है वो अपनी डेवलपमेंट अखराजात को पूरा कैसे करेगी, डेफिसिट को कैसे पूरा करेगी। पंजाब हुकूमत का दावा है कि बड़ा आवाम दोस्त बजट है, टैक्स फ्री बजट है, लेकिन बजट टैक्स फ्री नहीं है। देखिए, आपने पीआरओ को अहदाफ बढ़ा दिए हैं, आपने ट्रैफिक चालान, इवन कि आप टोकन टैक्स आपने आज वो भी बढ़ा दिए हैं 30 जून के लिए, और 2 गुना नहीं 3 से 4 गुना आपने वो बढ़ा दिए हैं। और अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि पंजाब के बजट में मज़ीद इस तरह से आम आदमी के लिए जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाएगा। सवाल ये है कि आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो बजट पेश किया जा रहा है क्या उससे उसको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अब देखिए, पंजाब ने जो बजट पेश किया है उसमें जो सेहत और तालीम, 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिससे आम आदमी मुतासिर होता है। अगर हम सेहत की बात करें तो उसके लिए 500 अरब का बजट रखा है आपने। अब 500 अरब के बजट में से आपने एक बड़ा पोर्शन, अराउंड 34% सिर्फ नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए रख दिया है। अच्छा, जबकि पूरे पंजाब के अंदर इन पैसों से सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकती थी। जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, ये बजट वहाँ खर्च हो सकता था। तालीम की अगर आप बात कर लें तो उसके लिए आपने 700। ये इस गवर्नमेंट का कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है जो देखिए, ये इसका 1/3 हेल्थ का 1/3 बजट जो है वो उसकी मद में। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम से इन्होंने अनाउंस किया है और उसका नाम भी नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर रखा गया है। और ये किसी हद तक सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहरों में ही अवेलेबल होगा। तो हर लाहौर जैसे बड़े शहरों में बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, और यहाँ पर लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा है। असल में बजट का ज़्यादा कंसर्न होता है देहातों से, उन जनूबी पंजाब के लिए और उन इलाकों के लिए जहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं है, जिस पर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत बात करती हैं कि पाकिस्तान में पीने का साफ़ पानी नहीं है, हेल्थ की सहूलियात मुयसर नहीं है। तो अगर आप ये बजट आप उनके लिए रखते तो ये ज़्यादा बेहतर होता, ताकि आम आदमी को लगता है कि ये रिलीफ। आप तो कह रहे हैं ना कि ये आवाम दोस्त बजट है, आवाम से भी तो पूछें कि यह क्या उनके लिए आवाम दोस्त बजट है कि नहीं। अभी भी उन्होंने वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें इस्तेमाल करनी है, अभी भी उनको हॉस्पिटल से दवाइयाँ फ्री नहीं मिलेंगी, अभी भी वो उनके जो मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर छोटे शहरों में नहीं हासिल कर सकते, उनको बड़े शहरों में आना पड़ता है। तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा 33% ऑफ द टोटल बजट लगा देना किस तरह से जस्टिफाई है? वो भी तो आवाम के लिए ही है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या लाहौर की आवाम ही आवाम है? क्या पूरे पंजाब की आवाम नहीं है? क्या एक शहर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो आपके 33-34 शहर हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक ऑपरेशन के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, एक बेड पर 3 से 4 मरीज़ जो हैं वो एडजस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। मैं लाहौर के हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ और इतना रश है, इतना लोड है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएँ, आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, आप मेयो हॉस्पिटल चले जाएँ, को एक अंबार नजर आएगा पेशेंट्स का, परेशान लोगों का। बेड नहीं मिल रहा, बैठने की जगह नहीं है, ये दवाई नहीं मिल रही बाहर से लानी पड़ी है, फलां दवाई नहीं मिल रही बाहर से लानी पड़ी, जो हालात हैं हॉस्पिटल्स के और रियल टाइम हालात हैं ये।
वो क्यों है? क्योंकि आपके बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट से, मेन शहरों से सारे का सारा लोग जो है वो लाहौर का रुख करते हैं। और बहुत से लोग जो है इस ट्रैवल के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल। अगर यही सहूलत उनको उन शहरों में अवेलेबल हो तो उनको इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उनकी जान उस चीज बच के लिए सकती कोई है। नहीं सोचा गया। बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि हेल्थ के अंदर से 33% जो है वो बजट एक खास प्रोजेक्ट के लिए रख दिया जो इन्होंने खुद इनिशिएट लिया। एजुकेशन के साथ भी यही किया क्या? अभी तो एजुकेशन के साथ आप देखें 700 अरब रुपए का बजट रखा है आपने पंजाब गवर्नमेंट ने। अब हेल्थ से ज़्यादा है, हेल्थ से ज़्यादा है और डेवलपमेंट से कम है। खैर हेल्थ से ज़्यादा जो बजट आपने रख लिया है उसके लिए उसमें आपने जो आईटी सेक्टर है, देखें इस वक्त पूरे पंजाब में ये क्लेम किया जा रहा है, वज़ीर तालीम जो पंजाब के हैं राना सिकंदर था, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पंजाब को जो पंजाब के तालीमी इदारे उनको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, उनको आईटी स्किल्स सिखा रहे हैं। उसके लिए आपने अराउंड 6.9 बिलियन रुपीज़ यानी कि 7 अरब के करीब आपने अमाउंट रखी है। इन द सेम टाइम आपने तालीम के बजट के अंदर से ही जो ब्रांड्स के लिए और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए 40 अरब रुपया रख दिया है। यानी कि सिर्फ 7 अरब रुपया आपने आईटी लैपटॉप्स वगैरह के लिए रखा है और बाकी 40 अरब रुपया आपने लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए रख दिया। असल में जो लीडरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा मंसूबा होता है जिसमें अगर आप ये कहें कि अंडर द टेबल बहुत कुछ होता है, जिसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो अब देखें ना 40 अरब आपने यहाँ पे रखा है, तो इन द सेम टाइम बहुत से पंजाब के स्कूल्स हैं और उनके प्रोफेसर्स हैं, उनकी टीचर्स हैं, बच्चे हैं जिनको लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, वो आईटी स्किल्स नहीं सीख सकते, वहाँ पर बुनियादी तालीम नहीं। आप आईटी स्किल्स की बात कर रहे हैं, पंजाब भर में ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं, ऐसे बहुत से तालीमी इदारे हैं जहाँ पर बैठने के लिए जगह ही नहीं है। आप उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपने एक पूरे सेक्टर के बजट की डिविजन्स किस तरह से की हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 40 अरब रुपया लीडरशिप प्रोग्राम के लिए, 7 अरब रुपया जो है वो आईटी के लिए रखा है। ये डिवीजन किसने की है, क्यों की है, और फिर आप इसका ऑडिट सिस्टम कैसे चलेगा? अच्छा, मज़े की बात ये है कि फिर आवाम के पास जब हम जाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं जी ये इसके इतने ना जाना, अभी बड़े मिनी बजट आने हैं, अभी इधर का उधर बहुत होना है, ये फ़लाँ की जगह से निकाल के फ़लाँ जगह लगा दो, फ़लाँ की जगह से निकाल के। ये तो एक यूजुअल रूटीन है जो होती है, जो मिनी बजट जो है वो आपको मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में, मुख्तलिफ फ़ंड एलोकेशन में अनाउंस किया जाता है। मैं ज़रा डेवलपमेंट बजट की तरफ भी आना चाहूँगी। हेल्थ और तालीम का तो हमने डायसेक्शन कर लिया, ये जो डेवलपमेंट बजट कम अब हुआ है, ये बराह रास्त कौन से प्रोजेक्ट को असरअंदाज करेगा? जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, क्या वो भी रुक जाएंगे? उनके पैसे भी रोक दिए जाएंगे? थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि हुकूमत के अखराजात कितने हैं और हम हुकूमत की कमाई कितनी है जो टैक्सेस की मद में होती है। उन अखराजात में हमने अपनी जो इंसेंटिव्स हैं, हमने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए कितने पैसे रखे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी की इंसेंटिव्स के लिए कितने पैसे जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम पंजाब का डेवलपमेंट जो हर कोई डिस्कस कर रहा है, और उसमें एक पॉइंट बड़ा ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो 570 अरब रुपये तकरीबन की कमी हुई है, अब जो इस दफ़ा बजट अनाउंस हुआ है, सर ये सारे का सारा आवाम से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं निकलेगा? इन्होंने हर जगह पे डेवलपमेंट के काम, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, और उस डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। हम सिर्फ लाहौर में ही देख लें तो मुख्तलिफ जगहों पर जो उखाड़ पिछाड़ की हुई है, जो पूरा एक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये रुक तो नहीं जाएंगे कि अगला पूरा साल जो है वो जिनके काम शुरू हुए थे वो सफ़र करते रहेंगे? लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बेसिकली आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बजट कम किया है, तो आपने जब बजट कम किया है तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अराउंड 150 to 160 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको रोकना पड़ेगा, और उस पर मज़ीद जो हम इतनी तेज़ी से पंजाब में तरक्की होती देख रहे थे पिछले दिनों में, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये पूरा साल जो है वो पंजाब की तरक्की में फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखना ये है कि इस साल पंजाब जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। पिछले साल में तो पंजाब ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया डेवलपमेंट के हवाले से, बहुत सी मार्केट से लेकर और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन अब देखना ये है कि बजट कम होने के बाद क्या हुकूमत पंजाब उसी तरह से अपने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी ऑन कर सकती है। मेरा ख्याल है कि शायद जो बजट जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें जो बड़े प्रोग्राम्स हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपका जो साफ़ पानी का प्रोजेक्ट है उसको भी इम्पैक्ट आ सकता है। वो इस वक्त दुनिया में
साफ़ पानी के हवाले से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। उसमें भी एक बहुत ज़्यादा आप समझें कट लग सकता है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि लाहौर की तज़ीनो आराइश पर बहुत पैसा खर्च हुआ पिछले साल के अंदर। उसमें अब उस तरह से पैसा खर्च नहीं हो सकेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने जो डेवलपमेंट कर दी है उसको मेंटेन भी करना है। अब इस साल में आप उसको मेंटेन भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उस सफाई को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अब मरीम साहिबा की जो सीएम साहिबा की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है उसका सही एनालिसिस हम मेरे ख्याल से अगले साल कर सकेंगे कि इतने महदूद बजट में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर फिर भी परफॉर्म करेंगे तो फिर तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। कम बजट के अंदर आपको चीज़ों को मेंटेन रखना, आवाम को सहूलत देना और आवाम को उस तरह से प्रोवाइड करना, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और ये अगला पूरा साल गवर्नमेंट के लिए बड़ा ट्रिकी होने वाला है। लेकिन वहीं पर देन अगैन मैं फिर ये बात करूँगी कि मीनवाइल आपने चालान के पैसे बढ़ा दिए, टोकन टैक्स के पैसे बढ़ा दिए, पीरा के चालान करने की जो रेशो है उसको भी एक टारगेट जो है वो दे दिया गया। तो ये जो टारगेट्स आपने हाई सेट कर दिए हैं, कहीं ना कहीं से आप उससे कंपनसेट करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जो भी आपको गाड़ी का चालान होता है, मोटरसाइकिल का चालान होता है, वो जाता तो सरकारी खजाने में है, वो कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू ही है जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है। तो अगर आपने उसका टारगेट बढ़ा दिया और साल के आखिर में वो डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको अचीव कर लेता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आप गैप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा आप जो सब्सिडी दे रहे थे जैसे कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसेस हैं, वो तो ख़त्म आपने वो किया है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो आप वहाँ पे जो एक्सपेंडिंग कर रहे थे वो आपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो आपने डेवलपमेंट का काम किया है, जब बात आपके पास पैसे कम है, रेवेन्यू कम है, तो आपने सब्सिडी कम किया, एक तरह से आपने पैसे बचाए हैं। इसका मतलब आवाम को जो सहूलत मिल रही थी वो भी आपने ख़त्म कर दी है। ये असरात अच्छा वो सहूलत ना डायरेक्टली लिंक थी जो इस वक्त एक सिचुएशन चल रही थी, हमारी मुआशी जो हालात चल रहे थे जंग की वजह से, पेट्रोल महंगा हो रहा था। पेट्रोल की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ समथिंग जिसकी कीमत अगर कम हो जाए तो ओवरऑल महंगाई पे बहुत बड़ा मतलब कमी आ जाती है। ओवरऑल महंगाई, वो खाने पीने की चीज़ें हों, वो सब्जियां, फल, ग्रॉसरी आइटम्स, हर चीज़ जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत से जो है वो लिंक्ड है, वो डीजल हो या पेट्रोल हो, उसमें कमी के चांसेस क्या हैं? पहले तो मुझे ये बताएं ना। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत कम हो गई। क्या उसका डायरेक्ट असर उतने का उतना ही आवाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और दे दें फिर $1 मिलियन मुझे। इंशाल्लाह गवर्नमेंट आपको देगी पीडीएल में से निकाल के। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि इस वक्त हर अमीर शख्स या गरीब शख्स वो उसकी नज़र इस बात पर है कि हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस को कितना कम करती है। सही है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जितनी गवर्नमेंट ने लेवी बढ़ा दी हुई है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो आलमी मार्केट में उसी सतह पर आ गई हैं, बल्कि उससे नीचे आ गई हैं जो कि जंग से पहले थी। अगर हुकूमत उन तमाम इम्पैक्ट को ले भी ले तो फिर भी हुकूमत 300 से नीचे मुझे पेट्रोल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 300 का मतलब है कि आप ये समझ रहे हैं कि 2 दिन में जो पेट्रोल सस्ता होना है वो कोई 70-80 रुपये होगा? नहीं, 2 दिन में नहीं, 2 दिन में बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं आपको ये मैक्सिमम बता रहा हूँ कि हुकूमत अगर बड़ा दिल खोले और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत या एहसास का एलिमेंट सामने आ जाए। गोलियां टॉफियां जो मिलती हैं 4 रुपये 6 रुपये 4 रुपये 6 रुपये यही मिलती रहेंगी और 300 पे जाके स्टॉप हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, इस दफ़ा शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा दे दें और उससे अगली दफ़ा भी शायद थोड़ी सी आपको ज़्यादा दे दें। थोड़ी सी ज़्यादा कितनी होगी? आजकल जो खबरें चल रही हैं वो है जी 100 रुपये की करीब। नहीं, 100 रुपये तो बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको 100 रुपये से ऊपर बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, 120 रुपये तक भी बढ़ा सकते हैं इनको तो बढ़ाने के लिए, और उस वक्त बढ़ा सकते हैं जब आपको कोई कॉस्ट पड़ी नहीं थी। यानी कि जब आप अभी पेट्रोल आलमी मार्केट में महंगा हुआ है, महीने का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, उसके बावजूद आपने 6 दिन के अंदर वो पैसे बढ़ा के अरबों खरबों रुपया आपने कमा लिया। लेकिन अब तो होना तो ये चाहिए कि भाई आज प्राइसेस कम हो गई हैं तो उसका इम्पैक्ट फौरन दें आप आवाम को। ये तो हुई आवाम के लिए आप वो तो सर देखें ना, ओगरा ने रिकमेंडेशन, फिर वो पूरा एक प्रोसेस चलता है इनका। वहाँ पे उस वक्त कहाँ पे थी जब आलमी मार्केट में पेट्रोल हल्का सा महंगा हुआ था और आपके पास महीने का स्टॉक पड़ा था, तो ओगरा की रिकमेंडेशन उस वक्त कहाँ पे थी? 6 दिन में आपने क्यों बढ़ा दिया? 6 दिन के अंदर 2-3 दफा पेट्रोल की प्राइस जो है वो बिल्कुल आपकी पेट्रोल प्राइस जो है वो जो आप ये कहते हैं ना कि वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद कीमतें ऊपर नीचे की जाती हैं, वो उस पूरे हफ्ते में नहीं चली थी। वो 1-2 दिन के बाद ही मुसलसल कीमतें जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई थी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब फिर मैं वापस अपने सवाल पे आ जाती हूँ। आप कह रहे हैं 100 रुपये नहीं सस्ता होगा, ये जो अभी जुमे को अनाउंस होगा वो 100 रुपया नहीं होगा। कितना चांसेस है, कितना हो सकता है? मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत
अभी भी बड़ा दिल करे तो 20 से 25 रुपए कम कर सकती है। जी जी अभी भी। और खुश नहीं होना ज़्यादा आपने 300 350 उसके बाद अगर यही सूरत हाल बरकरार रही और ये जंगबंदी का मुआहदा बरकरार रहा और कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हुई तो उससे अगले हफ्ते में मजीद कम हो सकता है। लेकिन वैसे तो वज़ीर ख़जाना औरंगजेब साहब ने बताया है कि जी हम पुरानी प्राइसेस पे ले आएंगे इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो उस वक्त जज्बात में कह गए हैं। सर जज्बाती बातें हमने बड़ी सुनी हुई हैं, हमने तो यूनिट्स जो है वो उसकी कीमतें कम भी सुनी हुई हैं, हमने तो ये भी सुना हुआ है 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों तक को बिजली मुफ्त मिलेगी, हमने तो ये भी सुना हुआ है कि पेट्रोल जो है वो नवाज शरीफ साहब का जब दौर था उस कीमत पर चला जाएगा। बहुत सी चीज़ें सुनी हुई हैं। अब अमल जो है ना वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स पर होगा। और आप जो कह रहे हैं ना 20-25 रुपये, मुझे लगता है ये भी नहीं होना। ये जो आजकल रूमर्स चल रही है ना 100 रुपये और अब आपने 20-25 रुपये कह दिया कमी का, मुझे लगता है ये अभी भी कहीं ना कहीं जो है ना वो हमें गोलियां टॉफियों पे रखेंगे कि पेट्रोल जो है जिसकी कोई बात भी नहीं कर रहा। आप सोचें अभी ये लास्ट फ्राइडे को जो 4 रुपये सस्ता हुआ, अब लोग जो है इतने आवाज़ार हो चुके हैं कि भाई आप बढ़ाते हैं तो आप 100 रुपये, 120 रुपये, 137 रुपये, कितनी कीमत आप ऊपर ले गए। कीमत 400 से क्रॉस कर गई, 500 को टच करने वाली वापस आई, आपने एक रिवर्स गियर लगाया विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आपने कितना स्लो वो रिवर्स गियर लगाया कि आवाम को उसका असर ही नहीं मिल सका। अभी भी आप पिछले 2-3 हफ्तों से मुसलसल पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सिर्फ एक दफ़ा 22 रुपये सस्ता हुआ, उसके बाद फिर 6 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, ये इसी के रेशो के बीच में जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन आप देखिए मार्केट में जो प्राइसेस हैं आम जो आपकी कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइसेस हैं, आपकी ब्रेड एंड बटर है उसकी प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं। हुकूमत को उसके ऊपर भी कोई लाएमल देना चाहिए कि अगर प्राइसेस पेट्रोल की कम हो रही हैं तो क्या मार्केट में भी प्राइसेस आम आदमी के लिए कम हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किरायों के ऊपर तो क्रैकडाउन कर लिया जाता है, लेकिन आप देखें कि पंजाब में भी अगर हम बात करें तो एक बड़े लंबे अरसे तक आटे के थैले की कीमत फिक्स रही है, अब वो नहीं मिल रहा है। आपने जो 905 रुपये रखा था, आपने 950 रुपये रखा था, फिर आपने 1000, मतलब वो नहीं मिल रहा है। वो आम आदमी को आज भी 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये तक में मिल रहा है, जो मार्केट में इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत टेक्निकल चीज़ जो मैं चाहूँगी कि हम आम आदमी के लिए आम अल्फाज में डिस्कस करें। हम एक चीज़ कहते हैं जी, पेट्रोल की जो कीमत है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसमें इतना जो है वो टैक्सेस हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो लिविंग टैक्स का है। फिर दूसरी तरफ एक्चुअल प्राइस आ जाती है जिसको कंबाइन करके पर लीटर फ्यूल की जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है। अब IMF की तरफ से आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है कि आपने कितनी लेवी रखनी है, कितना टैक्स कलेक्शन करना है, थोड़ा इसकी डिटेल्स बताइएगा। अभी फिर से लेवी डेवलपमेंट जो टैक्स है पेट्रोल के अंदर, उसमें बजट में, फेडरल बजट में अनाउंस किया गया, उसमें इजाफा हुआ है। IMF की तरफ से लेवी लगाने का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है IMF की तरफ से। मतलब IMF आपको नहीं कहता कि अपने पेट्रोल पर बिल्कुल भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता, बल्कि ये गवर्नमेंट जो है ये प्रपोजल लेकर जाती है कि चूंकि जो टैक्स टारगेट जो थे हम पूरे नहीं कर सके तो हम यहाँ से आपको पूरा करके दे देते हैं। अच्छा, दिस इज द गवर्नमेंट जो कि उनको प्रपोज करती है, नॉट IMF जो कि प्रपोज करती है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी इनडायरेक्ट टैक्स की मद में हर आदमी ने, मोटरसाइकिल वाले ने भी और बड़ी गाड़ी वाले ने भी पेट्रोल डलवाना है। तो आप बजाय इसके कि एक सिस्टम बना सकें कि सब टैक्स नेट पे आएँ और सब जो है वो जो फिक्स आपके ऊपर टैक्सेस, मतलब जो ड्यू है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पे करें, आप इनडायरेक्ट टैक्स की मद में अपना टारगेट पूरा कर रहे हो। बेसिकली ये FBR की नाकामी की कीमत जो है ना वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। यानी कि FBR 2 सेक्टर से टैक्स इकट्ठा कर नहीं पाता और उन 2 सेक्टर को रिलीफ मिल जाता है और पूरे अब जो आपका टैक्स डेफिसिट आ गया। जैसे पिछले साल आपने 13 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ था, 12 अरब रुपए आपने इकट्ठा किया, 1000 अरब रुपए की कमी आई, डेफिसिट आया इतनी लेवी लगाने के बावजूद। ठीक है, अब इस साल आपने तकरीबन कुछ 14,000 अरब रुपए का बजट रखा हुआ है FBR का। अब वो भी आपसे पूरा नहीं जब होगा तो फिर आप पेट्रोलियम लेवी की तरफ जाएंगे। पूरा क्यों नहीं होता? कौन से 2 सेक्टर हैं? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह, दो सेक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको आपने टैक्स एमनेस्टी मिली हुई है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक आपके ताजिर हैं। ये 2 सेक्टर, ताजिर कहते हैं हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। आप उन्हें अपनी रिटर्न्स दिखाएं, आप उनसे कहें कि आप अपनी रिटर्न्स दिखाएं। फाइलर जो हैं वो ताजिर बिरादरी है, आप उनसे कि अपनी रिटर्न्स दिखाएं, आप उनकी रिटर्न्स देखें, उनके शाहाना लाइफस्टाइल देखें, उनकी गाड़ियां देखें, ये कहीं से मैच ही नहीं करते हैं।
अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आपका वही शुरू में जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे आ जाता है, क्योंकि ऑडिट का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है किसी भी ताजिर के लिए कि आपके पास अगर कोई नील फाइल कर रहा है और आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम उस तरह से है ही नहीं कि इनको चेक कर सके। देखिए, अगर कोई नील फाइल कर रहा है ना, उसके ऑडिट का सिस्टम मौजूद है, लेकिन FBR की जो अफसरान हैं अगर वो काम करना चाहें तो वो उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मादक साथ कहना पड़ेगा कि FBR के अंदर रिश्वत का जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि करप्शन जो फाइलर हैं उनके लिए ऑडिट का जो सिस्टम मौजूद है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और जो नॉन फाइलर है उसके बारे में आप मालूमात इकट्ठी नहीं करते क्योंकि आपकी इकोनॉमी डिजिटलाइज नहीं है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अभी लेवी के बारे में आप देखें कि आपने लास्ट ईयर बजट रखा था अराउंड 1.5 ट्रिलियन के करीब लेवी के लिए आपने बजट रखा था। इस साल आपने रख दिया है तकरीबन 1.7 के करीब, अराउंड 259 बिलियन आपने ज़्यादा इकट्ठा करना है लेवी की मद में। अब आपने 259 बिलियन लेवी की मद में इस तरह से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना कि ज़्यादा पेट्रोल बिकेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग सोलर पर टैक्स की रेशो बढ़ जाएगी। हाँ, जिस तरह से लोग सोलर पर जा रहे हैं तो आइंदा पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी। लोग इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी। और आपको जो पेट्रोलियम लेवी है, आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ेगी इनको मजीद। ठीक है, तो हुकूमत को बड़ा आसान रास्ता मिल गया है, कुछ FBR की नाकामियों को सारा बोझ अवाम पे डालें और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं। दिस इज द बजट। मैं तो कहता हूँ बजट तो हर जुमे को पेश होता है। तो फिर इसका मतलब है अगले पूरे साल तक पेट्रोल अगर इंटरनेशनली कम भी होता गया तो लेवी की मद में उसका डायरेक्ट जो समरात है वो अवाम को नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि आपकी लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। वो तो लेवी तो कम ही नहीं होगी। अगर ये कम करेंगे तो ये लेवी कम नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी उसका इम्पैक्ट डालेंगे। और जैसे आप देखिएगा जब ये पेट्रोल प्राइसेस को कम करने की बात करेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ जाएंगी, पेट्रोल पर मालिकान आ जाएंगे, वो भी अपना शेयर मांगेंगे कि जी हमें भी दें। तो एट द एंड चूंकि आवाम को आदत हो गई है, इनको पता है कि प्रोटेस्ट तो लोग कर नहीं सकते हैं, जो है वो पिसेगी सिर्फ अवाम। बिल्कुल अवाम पिसेगी और वो अवाम की जेबों पर ही भार होगा टैक्सेस पे करने का, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में जिस तरह से भी आप डिस्कस कर लीजिए। तो बात फिर वही आ जाती है जो बचपन में हम कहते थे, जी हम तो एक सुई भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, क्योंकि वो जो सुई पे आप टैक्स देते हैं ना वो हर बंदा दे रहा होता है और कहीं ना कहीं से वो टारगेट उनका वहीं से पूरा हो रहा होता है, क्योंकि सिस्टम ना बनाया गया, ऑडिट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया। जो 25 करोड़ की मतलब हम ओवरऑल जब पाकिस्तान की आबादी की बात करते हैं उसमें टैक्स नेट में कितने % लोग हैं सर, कितने फाइलर हैं जो टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं? फाइल है ना, आपकी 25 करोड़ की आबादी है, अब तो ज़्यादा हो गई है, 26 करोड़ के करीब हो गई है, और उसमें से अराउंड 7 मिलियन 70 लाख के करीब लोग फाइलर हैं, वो फाइलर हैं। और उसमें से भी आप अगर पूरा उसको बैठ के स्टडी करें ना, उसमें से भी आपके 20% जो है वो अराउंड जो पैसे देते होंगे, वरना तो 20% से ज़्यादा तो आपके नील फाइलर्स हैं। वही ना, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि अगर वो ठीक हो जाएं तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जैसे आज पूरे इस प्रोग्राम में एक चीज़ जो हमने डिस्कस की कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं, हमारी पूरी मईशत जो है वो डिजिटलाइज हो जाए, ऑन रिकॉर्ड आ जाए, तो बहुत से मसाइल, बहुत सी चीज़ें जो है वो हल होना चाहिए। चेयरमैन FBR क्लेम करते हैं कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास बैंक से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव कर ली है, हमारे पास हर शख्स की इन्फॉर्मेशन है। अभी कायमा कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें वो बता रहे थे कि एक शख्स के नाम पे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 100 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं। भाई अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप ये भी आके बताएं कि आपने एक्शन क्या लिया, आपके सिस्टम में उस पे जो है वो क्या कार्रवाई हुई है। बिल्कुल सही। एक्शन नहीं लेते तो अगर आप बताते रहते हैं तो फिर तो जारी बात, आप आम आदमी को गाड़ियां लेनी हो FBR ने तो वो उसके लिए चेयरमैन साहब भागे प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, अगर कोई सहूलतें लेनी हो, उनकी सैलरीज बढ़ानी तो भागे जाते हैं। वो कभी इसलिए भी गए कि हमारा टैक्स टारगेट पूरा नहीं हो रहा सर, किसी भी ब्यूरोक्रेट की गाड़ी चेंज होनी हो फौरन से हो जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट को गाड़ियों की ज़रूरत हो, किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत हो, वो उसके लिए अलग से बजट रखा हुआ होता है। उसका बजट की सूरत हाल है कि जी जो अगर हम पंजाब का ही देख लें तो जो वफाकी जो आपकी सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें और पेंशन की मद में तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, 1 खरब से ज़्यादा पैसे जाते हैं, जो कि आपके डेवलपमेंट के बजट से भी ज़्यादा है, आपके सेहत के बजट से भी ज़्यादा है, आपके तालीम के बजट से भी ज़्यादा। डिपार्टमेंट ज़्यादा है ना, सरकारी मुलाजिमीन भी ज़्यादा है, करते क्या है भी ज़्यादा है। बात सिर्फ इतनी है, मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि आपने पेंशन बढ़ाई है जी, आपने सैलरी बढ़ाई है जी 7%, और उसमें सबसे ज़्यादा जो 1500 रुपया एक क्लर्क की तनख्वाह में, सिर्फ 1500 रुपया अगर हम नॉर्मल अल्फाज में बात करें तो सरकार ने इजाफा किया है। और बाकी मद में जब हम लग्जरी चीज़ों की बात करते हैं, किसी के घरों की ताज़ीनो आराइश की बात करते हैं, जब आप एक मेंटेनेंस बजट अलग से रख देते हैं,
हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए बजट अलग से रख देते हैं। हर चीज़ तो आपने डिवाइड की हुई है, क्या ही अच्छा होता कि ये आप आवाम के लिए भी डिवाइड करते। या आटे की फ्लोर मिल्स के लिए आवाम को सब्सिडी देने के लिए हमने इतना बजट रख देना है, फिर वो मिले भी ना। आटे का थैला तो आवाम को आपकी मुकर्रर करदा कीमत पर मिल नहीं पा रहा। देखिए, आपने बात की है कि 7% इंक्रीज़ कर दिया आपने सैलरीज में और पेंशन में 3.5% इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो हमारे माशाल्लाह गरीब पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तनख्वाहों में 800%, 400%, 300% अभी हाल ही में इजाफा किया गया है। काफी टाइम हो गया। वो कहते हैं हम करते हैं, हम साल डेढ़ साल गुजार लेते हैं। से लेकर आज तक आवाम की ये जो सैलरीज हैं उसमें भी उतना इजाफा हुआ नहीं हुआ ना। 40,000 में गुजारा करो। पार्लियामेंटेरियन ज्यादा मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज जो है वो 40,000 रुपया है और 8,000 रुपया जो अगर आप कमा रहे हैं तो आप गुर्बत की लकीर से। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे स्पीकर्स क्या ज्यादा गरीब हैं आवाम से। उनकी तनख्वाहों में आपने अभी चले साल पहले ही सही है, 2 साल पहले आपने 800% तक इजाफा किया, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह में तो आपने इजाफा नहीं किया। तो कोई बात नहीं, उनके लिए उनको ज़रूरत है। हम अमीर अवाम है और हम जो है ना वो एक गरीब नहीं। तो फिर बस पंजाब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि आप ये मत कहें कि हमारा ये अवाम दोस्त बजट है, क्योंकि ये हमारे लिए बजट है, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बजट है ना। दोस्ती अवाम ने निभानी है, पैसे अवाम ने देने हैं। इस तरह ट्रांसलेशन की जा सकती है कि वो दोस्ती अवाम ने निभानी है और वो टैक्सेस जो है वो अवाम ने पे करने हैं और वो दोस्ती हमने निभाते रहना है। वो हुकूमत कोई भी हो, वो पार्टी कोई भी हो जो आकर ऐवानों में बैठ जाए और हमारी तकदीर के फैसले करे, उसको चलाना हम नहीं है। हमारे ही पैसों से वहाँ पर एसीज चल रहे होंगे, हमारे ही पैसों से करोड़ों की गाड़ियों पे ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदान जो है वो घूम रहे होंगे। वेल, थैंक यू सो मच मियां साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।